सो वी हैव दिस सोसाइटल इम्पैक्ट चैप्टर जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, राइट? ये आपको 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। जैसे कि हमने देखा था कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली आपको 1 मार्क के आते हैं एमसीक्यू वाले सेक्शन में। तो जो 18 एमसीक्यू है उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आ सकते हैं। एंड देन यू गेट अ थ्योरी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स एंड यू गेट अ थ्योरी क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये पूरी पढ़नी है, क्योंकि आपको किसी भी चीज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स बनाकर दिया जा सकता है। तो हम एक बार पहले ये बुक को फटाफट से रीड करेंगे, देन वी विल बी डूइंग द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, राइट? सो इसकी पहली शुरुआत एक सेइंग से हो रही है बाय स्टीफन हॉकिंग। ये नहीं पूछ सकते कि स्टीफन हॉकिंग ने क्या लिखा था, ठीक है? सो दैट कैन नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बट स्टिल I think computer viruses should count as life. I think it says something about human nature that the only form of life we have created so far is purely destructive. We have created life in our own image. So बहुत deep बात है, पर yes कि जैसे human nature होता है destruction का, कहते हैं ना कि अपनी दुख से ज्यादा दूसरे की खुशी से दुखी होते हैं, तो दे क्रिएट वायरस। नहीं तो अदरवाइज कोई वायरस क्यों बनाएगा? वायरस क्या है? इट्स अ प्रोग्राम ओनली, कोडिंग करनी पड़ती है वायरस बनाने के लिए भी, है ना? सो वायरस इज यू क्रिएट अ कोड, यू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट इज गोइंग टू हार्म समवन्स कंप्यूटर। तो आप दूसरे कंप्यूटर को हार्म करवा रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है? और उसमें उनको पता नहीं क्या खुशी मिलती है, इसलिए वो वायरस बनाते हैं, ठीक है? तो चलिए लेट्स रीड इट लाइन बाय लाइन। जैसे मैंने आपको कहा था हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, तो हम एक्चुअली में लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। एनीवन, इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू रीड, you have the book with you, matlab you have the PDF with you, so you can raise your hand. Otherwise, I'm going to read it for you. Okay? So in recent years, the world around us has seen a lot of changes due to use of digital technologies. These changes have made a dramatic impact on our lives, making things more convenient, faster, and easier to handle. In the past, a letter would take days to reach, and every recipient would get his or her own copy and respond separately. Today, one can send and receive emails to more than one person at a time. The instantaneous nature of electronic communication had made us more efficient and productive. सो वेरी क्लियरली ये सिर्फ बता रहे हैं कि पहले जब हमें कम्युनिकेट करना पड़ता था तो बहुत दिन लग जाते थे लेटर्स को पहुंचने में, बट अभी क्या है, आपने सिर्फ ईमेल लिखी, क्लिक किया और वो ईमेल सेंड हो गई। सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हैव मेड आवर लाइफ बेटर, हमें और प्रोडक्टिव बना दिया है और एफिशिएंट बना दिया है। तो ये तो फायदा है नेट का, है ना? फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री टू एविएशन, industrial production to e-commerce, especially when regard to the delivery of their goods and services, all are now dependent on the use of computers and digital technologies, right? Applications of digital technologies have redefined and evolved all spheres of human activities. तो ऐसी कोई ह्यूमन एक्टिविटी आज की डेट में नहीं है, आप चाहे ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हो, चाहे खाना ऑर्डर कर रहे हो, इवन हाउस क्लीनिंग, है ना? तो कोई भी सर्विस आप सोच के देखो, आप पढ़ रहे हो इंटरनेट से, है ना? तो कोई भी चीज हम सोचते हैं तो वो बिना इंटरनेट के पॉसिबल लगती ही नहीं है। और जब से कोविड टाइम आया है उसके बाद तो ये यूज और ज्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि जो लोग पहले फिर भी रिलक्टेंट थे टेक्नोलॉजी यूज करने में, जब कोई और ऑप्शन बची ही नहीं कि भाई आप ऑफलाइन तो जा ही नहीं सकते कहीं, हर चीज ऑनलाइन ही करनी थी। सो जिनको नहीं भी आता था, जिनको नहीं भी इंटरेस्ट था, उन्होंने भी ऑनलाइन करना सीख लिया है। सो एवरीथिंग इज डिजिटल, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो फायदे तो बहुत है इसके, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती है, कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड्स एंड अदर थिंग्स। दैट इज वॉट यू स्टडी इन दिस चैप्टर, राइट? सो क्या कह रहा है? Why did the digital technologies become so widespread? The introduction of personal computers, PCs, and internet, followed by smartphones, has brought these technologies to the common man. While we reap the benefits of digital technologies, these technologies can also be misused. Let's look at the impact of these technologies on our society and the best practice that can ensure a productive and safe digital environment for us. ठीक है? तो हमारे पास क्या क्या इसमें है और कैसे हम उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज जो आप इस चैप्टर में पढ़ते हो वो है डिजिटल फुटप्रिंट, राइट? डिजिटल फुटप्रिंट, हमें पता है कि फुटप्रिंट्स हैं हमारे, डिजिटल है मतलब ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग, हमने कोई साइट ओपन की, हमने कहीं कमेंट किया, हमने कहीं लाइक किया, हर चीज कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। आपने बहुत सारे पीछे केसेस देखे होंगे जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, उसमें और इवन पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी होते हैं, जहां पर अगर
कोई सस्पेक्ट है तो हम उसकी पुरानी पूरी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सारी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। इवन इफ आपने वो पोस्ट करके डिलीट कर दिया हो, इवन इफ आपने मैसेज करके डिलीट कर दिया हो, बट स्टिल दैट कैन बी रिकवर्ड क्योंकि आपने कभी तो वो मैसेज किया था। ठीक है? सो जैसे पहले था ना कर्मा प्लेज इट्स रोल, वैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट है कि जो भी कर रहे हो नेट पे, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है इंटरनेट बाबा के पास। सो इंटरनेट बाबा के पास एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड और जो-जो काम आप नेट पे कर रहे हो वो सब आपके नेट पे कर्म है, डिजिटल फुटप्रिंट है, which can be used if you do something wrong later in your future. ठीक है? So have you ever searched online for any information? Have you ever purchased an online ticket or responded to your friend's email or checked the score of a game online? Whenever we surf the internet using smartphones, tablets, computers, etc., we have a trail of data reflecting the activities performed by us online, which is our digital footprint. तो आपको इसमें जो एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में तो कुछ भी आ सकता है इसीलिए हम पूरा चैप्टर रीड कर रहे हैं बट वैसे आपसे थियोरेटिकली पूछा जा सकता है व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट ठीक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्टिव एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट या ये पूछ सकते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट कितनी तरह के होते हैं ठीक है सो आर डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी क्रिएटेड एंड यूज विद और विदाउट आर नॉलेज ठीक है इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स वी विजिट emails we send अब जैसे इस पे एमसीक्यू बन सकता है सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल फुटप्रिंट उसमें आपको ऑप्शंस आ सकती हैं कि वेबसाइट्स वी विजिट ईमेल्स वी सेंड इंफॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन और ऐसी कुछ और उसमें से एक होगी जो उसमें इंक्लूडेड नहीं होगी या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आ सकती है तो इसका एमसीक्यू बन सकता है ना तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड दिस चैप्टर थॉरोली क्योंकि इसमें किसी भी लाइन का एमसीक्यू बना सकते हैं so it includes websites we visit along with computer's IP address, location and other device specific details. Such data could be used for targeted advertisement or could also be misused or exploited. Thus, it is good to be aware of the data trail we might be leaving behind. This awareness should make us cautious about what we write, upload or download or even browse online. There are two kinds of digital footprints we leave behind, active digital footprint and we have passive. So active is we intentionally submit online. This would include email we write, responses or posts we make on different websites or mobile apps. The digital data trail we leave online unintentionally is called passive digital footprint. This includes data generated when we visit a website, use a mobile app, browse internet, जैसे आप reels देख रहे होते हो या आप Google पे ही कुछ search कर रहे हो और आपको नहीं पता कि ये भी रिकॉर्ड हो रहा होगा सो दैट इज डिजिटल दैट इज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट so everyone who's connected to the internet may have a digital footprint with more usage the trail grows on examining the browser settings we can find out how it stores our browsing history cookies passwords autofill and many other types of data तो ये जो भी चीजें आपके सिस्टम में भी स्टोर हो रही हैं वो भी डिजिटल फुटप्रिंट को फीड करती है ठीक है कैन योर डिजिटल फुटप्रिंट be used to judge your attitude and work ethics. Yes, आप कैसा नेट यूज करते हो किस तरह के पोस्ट देखते हो किस तरह के पोस्ट करते हो किस तरह के पोस्ट को लाइक करते हो उससे आपके एटीट्यूड और वर्क एथिक्स के बारे में पता लगाया जा सकता है राइट एक ऐसे ऐप भी बनी थी कि उसमें क्या है कि आपने दिन में कितने इमोजीज यूज किए हैं चैटिंग के टाइम पे और वो इमोजीज कौन से थे उसके बेसिस पे आपका नेचर आपका बिहेवियर भी पता लगाया जा सकता है कि आपका बाय डिफॉल्ट लाइक विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर वेदर यू आर अ जोवियल पर्सन यू आर काइंड ऑफ नेचर की आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो हमेशा खुश रहते हो हमेशा एक्साइटेड रहते हो वी कैन गेट टू नो दैट ऑल्सो so besides browser, most of our digital footprints are stored in servers where the applications are hosted. So browser में तो सिर्फ वो आपका history, cookies, passwords, autofill में आपका store होता है footprint, पर ये majorly servers पे store होते हैं. We may not have access to remove or erase that data. Neither do we have any control on how that data will be used. इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है. So therefore, once a data trail is generated, even if we later try to erase the data about our online activities, the digital footprints still remain. There is no guarantee the digital footprint will be fully eliminated from the internet. Therefore, we need to be more cautious while being online. All our online activities leave a data trace on the internet as well as on the computing device that we use. This can be used to trace the user, their location, device and other usage details. ठीक है अब उसके बाद ये तो था डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है सो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ना है कि डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ कहाँ से गैदर होता है आपके अपने कंप्यूटर में से कुकीज पासवर्ड हिस्ट्री इस सब में से और फिर सर्वर पे स्टोर होता है दो तरह का होता है दोनों तरह आपको पता होने चाहिए अब आता है डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन आप जब इंटरनेट को यूज कर रहे हो तो आप एक नेटिजन हो उसके अंदर आपके कुछ एथिक्स है कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए
So as our society is inclined towards using more and more digital technologies, we end up managing most of our tasks digitally. In this era of digital society, our daily activities like communication, social networking, banking, shopping, entertainment, education, transportation, सब कुछ online होता है ना? So digital society thus reflects the growing trend of using digital technologies in all spheres of human activities. So यहाँ पर आपके जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या होती हैं? उसमें पहली चीज आती है नेट एटिकेट्स। ठीक है, सो नेट एटिकेट्स कि आप जब कुकीज़ बेटा आपने आजकल देखा होगा कि जब आप साइट्स ओपन करते हो, तो आपको पूछा जाता है कि दिस साइट मेंटेन्स कुकीज़, डू यू एक्सेप्ट ऑल या फिर यू एक्सेप्ट ओनली द वन्स व्हिच इज़ नेसेसरी? सो कुकी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ अ कुकी? सो कुकी इज़ अ टेम्परेरी टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड ऑन योर कंप्यूटर टू स्टोर यूज़र प्रेफरेंसेस। हमारी जो यूज़र प्रेफरेंसेस हैं, उसे स्टोर करने के लिए कुकीज़ यूज़ होती हैं। जैसे कि आपने कोई साइट ओपन की, आपने उसमें कुछ ऑप्शन सेलेक्ट की हुई हैं, या जैसे आप जब अब मैं अगर आप अपने लैपटॉप पे गूगल जीमेल खोलते हो तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट लॉगिन ही आता है ना? या जो भी सेटिंग्स ऐसे हमने की हुई हैं, वो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम पे स्टोर करके रखता है। तो वो जो चीज़ें आपके सिस्टम पे स्टोर करके रखता है, उसे हम कुकी कह सकते हैं। ठीक है? सो दैट इज़ कॉल्ड कुकी। सो कुकी इज़ अ टेम्परेरी फाइल क्रिएटेड एंड स्टोर्ड एट योर मशीन, राइट? सो समझ आया दीपेश? हम अपने ब्राउज़र में से जाके कुकीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं, सेटिंग में भी कर सकते हैं कि कुकीज़ क्रिएट ही ना हो, और जब साइट आपसे पूछती है कि कुकीज़ बनानी है या नहीं, तो वहाँ पे भी आप डिक्लाइन कर सकते हो। तो नेट यूज़ करते हुए आपको क्या-क्या नेट एटिकेट्स का ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस डायग्राम, ठीक है? 3 मेन चीज़ें हैं, बी एथिकल, बी रिस्पेक्टफुल, बी रिस्पांसिबल। So 3 main things are be ethical, be respectful, be responsible. Be ethical का मतलब है कॉपीराइट वायोलेशन मत करो, ठीक है? जो एक्सपर्ट डेटा है, जो आपको श्योर है कि सही है, उसी को ही शेयर करो। बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट फीड द ट्रोल, अगर कोई किसी को ट्रोल कर रहा है उसमें जाके खुद भी लिखना मत शुरू कर दो, और साइबर बुलिंग मत करो, ठीक है? सो बी एथिकल इज नो कॉपीराइट वायोलेशन, वी शुड नॉट यूज copyrighted materials without the permission of the creator. As an ethical digital citizen, we need to be careful while streaming audio or video or downloading images and files from the internet, ठीक है? Then share the expertise. It is good to share information and knowledge on internet so that others can access it. However, prior to sharing the information, we need to be sure that we have sufficient knowledge on the topic. The information shared should be true and unambiguous. Okay. Also, in order to avoid redundant information, we should verify that the information is not available already on internet. So, अगर पहले से available है, खैर ये तो point ethics में ही है, पर same information हम provide तो कराते ही हैं. We keep uploading the information in different ways. It might be available already on internet, but हाँ, आप different styles है उसको present कर सकते हो. That is what you can do. So ये किसमें आ गया? Be ethical में. फिर है be respectful. You have to respect privacy. ठीक है, इसमें आप किसी और की private data, pictures वगैरह का misuse नहीं करोगे. At the same time, we have to understand the other digital citizen also have the same rights and freedoms. So उनके साथ आपकी कोई chat हुई थी, आपके पास उनकी कोई pictures हैं, उनके consent के बिना आप कभी किसी के साथ share नहीं करोगे. Then in a group or public forum, we should respect the diversity of the people in terms of knowledge, experience, culture and other aspects. कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई इंडिया का है, कोई बाहर का है, कोई किसी धर्म का है. उसके basis पे you should not differentiate between peoples. ठीक है? देन बी रिस्पॉन्सिबल, अवॉइड साइबर बुलिंग, किसी को आपको बुली नहीं करना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है? देन सो इसमें आपके पास क्या-क्या आ जाता है साइबर बुलिंग में? एनी इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग और इंटिमिडेटिंग ऑनलाइन बिहेवियर लाइक रिपीटेड पोस्टिंग ऑफ रूमर्स, गिविंग थ्रेट्स ऑनलाइन, posting the victim's personal information, sexual harassment or comments aimed to publicly ridicule a victim is termed as cyberbullying. It implies repeatedly targeting someone with intentions to hurt or embarrass them. Perhaps new or non-frequent users of the internet feel that things done online have no effect in the real world. We need to realize that bullying online can have very serious implications on the other person जिसकी bullying की जा रही है obviously. तो bullying चाहे real life में हो, चाहे virtual हो, चाहे online हो, it is always a crime. You should never bully anyone क्योंकि उससे दूसरे वाले के दिमाग पे क्या असर पड़ता है वो आप
सोच भी नहीं सकते हो, राइट? अब इसमें एक्टिविटी दी हुई है, फाइंड आउट हाउ टू रिपोर्ट अबाउट द अब्यूसिव और इनएप्रोप्रिएट पोस्ट और अबाउट द सेंडर इन अ सोशल नेटवर्क। सो वी हैव साइबर सेल्स। अब तो साइबर पुलिस स्टेशन हर सिटी में है, तो वहां पे जाकर हम उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। अभी अगर कोई किसी को ट्रोल कर रहा है, तो आप वहां पर भी खुद बीच में, मतलब लड़ाई किसी और की हो रही है, उनकी बहस चल रही है, उसमें जाकर आप अपना पोस्ट और भड़काने वाले मैसेजेस बीच में जाके मत लिख दो। मतलब क्या कहते हैं उसको, आग में घी डालने का काम मत करो। So don't feed the troll. An internet troll is a person who deliberately sows discord on the internet by starting quarrels or upsetting people by posting inflammatory मतलब भड़काने वाले messages और off topic messages in an online community just for amusement. Since trolls thrive on attention, the best way is to discourage trolls is कि उनको attention ना दी जाए। अगर आप उनको attention नहीं दोगे, वो वैसे काम ही नहीं करेंगे। ठीक है। सो एक हो गया आपके पास नेट एटिकेट्स, दूसरे होते हैं कम्युनिकेशन एटिकेट्स। तो आपको इनकी हेडिंग्स याद रखनी है, अंदर तो आप खुद भी एक्सप्लेन कर पाओगे, बट रिमेंबर दी हेडिंग्स, बी एथिकल, बी रिस्पेक्टफुल, बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपसे पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट आर नेट एटिकेट्स? राइट एनी टू और राइट एनी थ्री। ऐसे ही व्हाट आर कम्युनिकेशन एटिकेट्स? राइट दैट। सो कम्युनिकेशन एटिकेट्स में आपके पास क्या है? बी प्रिसाइज, respect time, respect data limits, be polite, and be credible. ट्रॉल मीन्स इंसल्टिंग नहीं होता। जैसे ट्रॉलिंग का मतलब होता है कि हाँ, काइंड ऑफ इंसल्टिंग, बट किसी पोस्ट को लेके, किसी इवेंट को लेके आप किसी के पीछे पड़ जाओ। जैसे किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दी समटाइम्स इन द मीडिया, ठीक है? और फिर आपने अपना उसके बारे में, जैसे ट्विटर पे एक मैसेज लिख दिया कि कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उसने कहीं कुछ कह दिया, और हमने क्या किया, किसी ने जाकर नेट पे लिख दिया कि ये तो ऐसा है, इसने ऐसे किया, और बाकी लोग भी उसके नीचे उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। दैट इज ट्रोलिंग। ठीक है। और उस चीज को आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो वो चीज ट्रोलिंग हो जाती है कि किसी चीज को आप अननेसेसरली, उस लड़ाई को, उस बहस को बढ़ा रहे हो, तो वो ट्रोलिंग होती है। ठीक है। जैसे, हाँ, so digital communication includes email, texting, instant messaging, talking on the cell phone. अब देखो ये इसका भी एमसीक्यू बन सकता है, which of the following is not included in digital communication, या which of the following is included in digital communication. So it includes email, texting, instant messages, talking on the cell phone, audio or video conference, posting on forums, social networking sites, etc. All these are great ways to connect with people in order to exchange ideas, share data and knowledge. Good communication over email, chat room, and other forums require a digital citizen to abide by the communication etiquettes as shown in this figure. So ये आपको पांचों नाम याद रखने हैं। ठीक है। स्पैमिंग क्या होती है? On receiving junk email called spam, neither reply nor open any attachment in such email. So कभी भी आपको spam emails खोलनी नहीं चाहिए, सिर्फ मार्क है spam कर दो, अपने आप वो रिमूव हो जाती है। ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। बी प्रिसाइज, बी प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट बात करो। We should respect the time. We should not waste precious time in responding to unnecessary emails or comments unless they have some relevance for us. Also, we should not always expect an instant response to the recipient may have other priorities. So you should wait for the other person to reply. Respect data limits. For concerns related to data and bandwidth, very large attachments may be avoided, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी फाइल भेजोगे तो अगले को भी ओपन करने में प्रॉब्लम होगी। रादर सेंड compressed files और लिंक ऑफ द फाइल्स थ्रू क्लाउड शेयर्ड स्टोरेज, लाइक आपने अपनी गूगल ड्राइव पे डाल दिया और फिर आपने उसके साथ लिंक शेयर कर दिया। ठीक है। या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, याहू ड्रॉप बॉक्स हो गया, आईफोन के लिए क्या होता है, आई क्लाउड हो गया, तो वहां पे स्टोर करो और उसका लिंक शेयर कर दो, ताकि उसको अपने सिस्टम में वो चीज स्टोर ना करनी पड़े। क्या पता उसके पास उतना डेटा ना हो, क्या पता उसके पास उतनी मेमोरी ना हो। सो वी शुड यूज बेटर टेक्निक्स टू शेयर द डेटा। ठीक है। ये तो पता ही है, हमने डिजिटल फुटप्रिंट का है कि हम बाद में डिलीट करते भी हैं तो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। बी पोलाइट वेदर द कम्युनिकेशन इज सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब कि आप आमने सामने से चैट कर रहे हो। जैसे अभी आप भी कमेंट कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ, अगर आप कॉल पे आ जाओगे तो आप भी बात कर सकते हो, मैं भी कर रही हूँ, तो वो सिंक्रोनस है, वी आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। बट असिंक्रोनस का मतलब होता है कि वी आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम टाइम। मैं आपको ईमेल कर रही हूँ, हो सकता है आप कहीं बाहर हो सकता है आप 2 घंटे में मेल देख लो, हो सकता है आप 6 घंटे में मेल देखो, पर मैंने तो मेल कर दी ना, वो असिंक्रोनस है। तो कोई सा भी हो, यू शुड बी पोलाइट, यू शुड नॉट बी एग्रेसिव इन कम्युनिकेशन, we should avoid being abusive even if we don't agree with other point of view. आप politely अपना point of view बता सकते हो, उनको अपना
जो भी है एक्सप्लेन कर सकते हो बिना लड़ाई किए, है ना? नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही करना चाहिए, यहाँ पे भी वही चीज बोल रहे हैं। बी क्रेडिबल, we should be cautious while making a comment, replying or writing an email or forum post. As such acts decide our credibility over a period of time. That is how we decide to follow some particular person's forum post while ignoring posts of other members of the forum. On various discussion forums, we usually try to go through the previous comments of a person and judge their credibility before relying on दैट पर्सन्स कमेंट। तो आप किस तरह के कमेंट्स करते हो, किस तरह के मैसेजेस करते हो, उससे आपका लोग एक इमेज बना लेते हैं, लोग आपकी एक बिहेवियर बना लेते हैं कि भाई ये बंदा ऐसा ही होगा, ये अगर ऐसा लिख रहा है तो इसका नेचर ही ऐसा होगा। तो आप जब भी कमेंट करो, जब भी पोस्ट करो, सो मेक श्योर दैट डिपिक्ट्स यू हु यू आर, राइट? सो बी क्रेडिबल। फिर सोशल मीडिया एटिकेट्स आ गए आपके पास। सो सोशल मीडिया में भी वही सारे एटिकेट्स हैं कि किसी के अगेंस्ट कुछ मत लिखो। सो इट इज बी सिक्योर, बी रिलायबल। बी सिक्योर में क्या आ जाएगा? चूज पासवर्ड वाइजली, ऐसा पासवर्ड मत रखो जो कोई भी गेस कर ले या क्रैक कर ले। नो हु यू बी फ्रेंड, आप अननोन लोगों के साथ फ्रेंडशिप मत करो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उन्हें किसी तरीके से जानते हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड है, सो इफ यू नो देम समहाउ देन ओनली बी फ्रेंड विद देम, अदरवाइज डोंट। बिवेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन, नेट पे बहुत सारी है ना, आजकल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, बहुत कुछ आ जाता है कि भाई कोल्ड से बचना है तो ऐसे कर लो, पतला होना है तो ऐसे कर लो, दिमाग शार्प करना है तो ये कर लो। सो ऑलवेज बिलीव इन द proper information coming from a reliable source. Don't go for the fake information. ठीक है? Be reliable. You yourself be reliable. जब आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हो, think before you upload. You should know कि जो आप अपलोड कर रहे हो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या वो जो डेटा है वो सही है या नहीं है। So you have to be responsible for whatever you upload. ठीक है, ये आपके कुछ गाइडलाइंस हैं ऐसे कि नेवर अरेंज टू मीट एन ऑनलाइन फ्रेंड बिकॉज इट मे नॉट बी सेफ। जिसको आप जानते नहीं हो उसको रियल लाइफ में मिलो मत, और अकेले तो कभी भी नहीं जाओ मिलने। नो मैटर हाउ जेन्युइन समवन इज अपियरिंग ऑनलाइन, दे माइट बी प्रिटेंडिंग एंड हाइडिंग देयर रियल आइडेंटिटी। ठीक है, सो बी सिक्योर, चूज पासवर्ड, नो हु यू बी फ्रेंड, बिवेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन। चाहे वो न्यूज हो, चाहे कोई भी और कंटेंट हो, हमेशा उसका ओरिजिनल चीज पहले चेक करो, देन ओनली मेक श्योर कि हाँ वो चीज एक्चुअली में सही है। बी रिलायबल, खुद से जो भी पोस्ट करो वो सही होना चाहिए, गलत चीजें पोस्ट मत करो। ठीक है, सो ये तो था आपका अबाउट एटिकेट्स। अब एटिकेट्स के बाद हमारे पास आ जाता है डेटा प्रोटेक्शन। सो हाउ आर डेटा इज प्रोटेक्टेड। So in the digital age, the data or information protection is mainly about the privacy of data stored digitally. Elements of data that can cause substantial harm, embarrassment, inconvenience, and unfairness to an individual if breached or compromised is called sensitive data. अगर कोई ऐसा डेटा है जिसके लीक होने से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, मॉनेटरी या इमोशनली एम्बेरसमेंट हो सकती है, इनकन्वीनियंस हो सकती है, तो उस डेटा को हम सेंसिटिव डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एड्रेस और फोन नंबर हो गया, आपका कार्ड डिटेल्स हो गई, वो सेंसिटिव डेटा है, वो हर जगह नहीं आपको शो करना होता। So examples of sensitive data include biometric information, your health information, financial information, and other personal documents, images or audios or videos. Privacy of sensitive data can be implemented by encryption, authentication, and other secure methods to ensure that such data is accessible only to the authorized user and is for legitimate purpose. So encryption का मतलब क्या होता है कि उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो एक्चुअली में जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसी फॉर्म में जो इतने इजीली कोई और नहीं समझ सकता, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। तो एक की की हेल्प से ही उसको वापस डिक्रिप्ट करते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब है प्रॉपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की हेल्प से ही आप उसे एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो all over the world, each country has its own data protection policies. These policies are legal documents that provide guidelines to the user on processing, storage, and transmission of sensitive information. ठीक है, सो हर किसी की अपनी अपनी लॉज होती हैं और उस लॉज के हिसाब से काम होता है। अब इसके अंदर आपको पहली चीज पढ़नी है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि मुझे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको हम सिक्योर कैसे करते हैं। बट व्हाट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? कैन यू टेल मी व्हाट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? सो हियर इज द डेफिनेशन। Intellectual property refers to inventions, literary मतलब literature work, and artistic expressions, designs and symbols, names and
लोगोस, यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको लेकिन डेफिनेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? सो यू शुड हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन लर्न्ड फॉर दिस। आप याद करके जाओ क्योंकि पेपर में आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज आईपीआर? सो आईपीआर बताने से पहले आपको बताना पड़ेगा आईपी क्या होता है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू इन्वेंशन, literary and artistic expressions, design and symbols, names and logos. The ownership of such concepts lies within the creator or the holder of the intellectual property. Okay, so this enables the creator or copyright owner to earn recognition or financial benefit by using their creation or invention. So it's legally protected with three things. Very good, Celeste. So आपके पास यहाँ पर तीन चीजें हैं: कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। So copyright क्या हो गया? It grants legal rights to creators for their original work like writing, photograph, audio recording, video, sculptures, architectural work, computer software, other creative work like literary and artistic work. Copyrights are automatically granted to creators and authors. तो जैसे ही हम कुछ नया create करते हैं हमें copyright उसका automatically मिल जाता है. We don't have to apply for that. जबकि patent और trademark के लिए apply करना पड़ता है. Gives the copyright holder a set of rights that they alone can avail legally. Rights include right to copy, that means reproduce the work, right to create derivative works based upon it, right to redistribute it. ये सारे जो rights हैं वो हमारे पास होते हैं, ठीक है? So कोई और मेरे काम को ना तो कॉपी कर सकता है ना ही सेल कर सकता है. Fine. Then we have patent. It is usually granted for inventions. Unlike copyright, the inventor needs to apply for patenting the invention. When a patent is granted, the owner gets an exclusive right to prevent others from using, selling, or distributing the protected invention. Patent gives full control to the patentee, जिसने कराया है, to decide whether or how the invention can be used by others. Thus, it encourages inventors to share their scientific or technological findings with others. A patent protects an invention for 20 years, after which it can be freely used. Recognition or financial benefit foster the right environment and provide motivation for other creativity and innovation. ठीक है? So ये आपको याद रखना है कि patent is registered for 20 years. Then comes trademark. It includes any visual symbol, word, name, design, slogan, label, etc. that distinguishes a brand or a commercial enterprise from the other brands. For example, no company other than Nike can use the Nike brand to sell shoes or clothes. It also prevents others from using a confusingly similar mark, including words or phrases. For example, NIKKE भी use नहीं हो सकता. However, it may be possible to apply for Nike trademark for unrelated goods like notebooks. So दूसरे business genre में हम उसे use कर सकते हैं. ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप साइड पे देख रहे हो EULA, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. इट्स एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. EULA stands for end user license agreement. It contains the do's and don'ts with respect to the software being purchased. It covers all the clauses of software purchase, how many copies can be installed and whatever it is. तो जो licensing होती है सॉफ्टवेयर की, हमें सॉफ्टवेयर खरीदने से उसका लाइसेंस मिलता है, we get license to use it. और उसका जो एग्रीमेंट है उसे EULA कहते हैं, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. तो उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं. पर जो सॉफ्टवेयर आपके पास फ्रीली अवेलेबल होते हैं उन्हें हम फ्रीवेयर कहते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर का कोड भी साथ में फ्री में अवेलेबल होता है, उन्हें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है, प्लेजरिज्म का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे. अच्छा वो नीचे बताया हुआ है, बट उससे पहले लाइसेंसिंग एक बार पढ़ लेते हैं. So we have studied about copyright in the previous section. Licensing and copyrights are two sides of the same coin. A license is a type of contract or a permission agreement between the creator of an original work, permitting someone to use their work, generally for some price, whereas copyright is the legal rights of the creator for the protection of original work of different types. So license में आप दूसरे को legally allow कर रहे हो कि वो क्या क्या काम कर सकता है आपके प्रोडक्ट के साथ. ठीक है, डिस्क्राइब द टर्म्स अंडर विच. सो ये आपका फिलअप आया भी हुआ है पहले प्रीवियस ईयर पेपर में. लाइसेंसिंग सेम लाइन थी, लाइसेंसिंग वाली जगह पे ब्लैंक था और पूछा था डैश इज द लीगल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टर्म्स अंडर विच पीपल आर अलाउड टू यूज द कॉपीराइटेड मटेरियल. तो इतना तक होता है कि एनसीईआरटी में से कोई भी लाइन उठा लेंगे, ब्लैंक देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे. तो आंसर क्या था इसका? लाइसेंसिंग. ठीक है, वी विल लिमिट आवर स्टडी टू सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इन दिस चैप्टर. सो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज एन एग्रीमेंट that provides legally binding guidelines
pertaining to the authorized use of digital material. The digital material may include any software or any form of art, literature, photo, etc. in the digital form. Any such resource posted on the internet constitutes intellectual property and must be downloaded, used or distributed according to the guidelines of the license agreement. और अगर हम guidelines को follow नहीं करते हैं तो उसे infringement कहते हैं. Violation of IPR में क्या क्या आता है? Plagiarism. ठीक है, प्लेजरिज्म इज द वेरी बेसिक फॉर्म जहां पर आप किसी के कंटेंट को बिना उसे एक्नॉलेज किए, बिना रेफर किए यूज करते हो. विद द availability of internet we can instantly copy or share text, pictures and videos. Presenting someone else's idea or work as one's own idea or work is called plagiarism. If we copy some content from internet but do not mention the source or the original creator, then it is considered as an act of plagiarism. Further, if someone derives an idea or a product from an already existing idea or a product but instead presented in the form of new idea, then also it is plagiarism जब उसमें बाकी changes नहीं किए गए हैं. It is serious ethical offense and sometimes considered as an act of fraud. Even if we take contents that are open for public use, we should cite the author or source to avoid plagiarism. चाहे वो free में available है, फिर भी आपको उसको use करते टाइम बताना होता है कि इसका original creator कौन है ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सको. ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक लाइन ध्यान से पढ़ी, इट इज अ सीरियस एथिकल ऑफेंस. सो ये क्राइम नहीं है, ये एथिकल ऑफेंस है. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, एथिक्स होते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इट्स नॉट कि करना ही पड़ेगा, करना चाहिए. सो करना चाहिए वाली चीज है कि वी शुड डू इट. इफ वी डोंट डू इट, आपको क्या नुकसान हो सकता है? आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगी, आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो प्रॉब्लम हो सकती है. बट इट्स नॉट ए क्राइम कि इसके लिए आपको जेल हो जाएगी. ठीक है, देन वी हैव कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. यहाँ पर आपके पास क्राइम है, आप किसी के कंटेंट को यूज कर रहे हो फॉर मॉनिटरी बेनिफिट्स और उसको पे नहीं कर रहे हो. So copyright infringement is when we use other person's work without obtaining their permission to use or we have not paid for it. If it is being sold, बिना उसको पैसे दिए आप उसके कंटेंट को यूज कर रहे हो. Suppose we download an image from the internet and use it in our project, but if the owner of the copyright of the image does not permit its free usage, then using such an image, even after giving reference, is copyright infringement. तो वो हम नहीं कर सकते. Just because it's on internet, it does not mean it's free. If it's free, then you use it, otherwise don't. Same way हम किसी का लोगो या जो टैग लाइन है उसको यूज नहीं कर सकते. That will be trademark infringement. ठीक है, an owner of a trademark may commence legal proceedings against someone who infringes its registered trademark. ठीक है, फिर आपको ये भी याद रखना है, लाइसेंसिंग में CC लाइसेंस आर अ सेट ऑफ कॉपीराइट लाइसेंसेस जिसे क्रिएटिव कॉमन्स कहते हैं, that give the recipients right to copy, modify, and redistribute the creative material, but giving the authors the liberty to decide the condition of licensing. GPL होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस. ठीक है, सो जनरल पब्लिक लाइसेंस एंड क्रिएटिव कॉमन्स जो हैं ये आपके फ्री सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करते हैं. ठीक है, कि किस तरह से हमारे फ्री सॉफ्टवेयर्स या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स यूज हो सकते हैं. इसमें आपको कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के नाम याद रखने होते हैं, जैसे कि लिनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया. ठीक है, FOSS फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये फुल फॉर्म याद रखनी है. सो वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल. ये आपके पास एग्जांपल्स हैं फॉस टूल्स के, जैसे कि लाइबर ऑफिस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, लिनक्स, इवन पाइथन एंड MySQL आर आल्सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द अनऑथराइज्ड यूज, ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है. सॉफ्टवेयर पायरेसी, जैसे पहले मूवीज की पायरेसी होती थी, वैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी भी होती थी, अभी भी होती है. जैसे आपको फोटोशॉप चाहिए, आपको फोटोशॉप खरीदना पड़ेगा, और आप नकली क्रैक्ड वर्जन फोटोशॉप का ले सकते हो काफी डीलर से. सो दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी. आप ओरिजिनल यूज नहीं कर रहे हो, आप उसका नकली वर्जन कहीं से ले रहे हो. तो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द अनऑथराइज्ड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर. Those who purchases a license for a copy of the software do not have the rights to make additional copies without the permission of the copyright owner. It amounts to copyright infringement regardless of whether it is done for sale, for free distribution or for copier's own use. आप इवन फ्री में अपने फ्रेंड को दे रहे हो उसकी कॉपी बना के, वो भी गलत है. यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, so using a pirated software not only degrades the performance of a computer system but also affects the software industry, which in turn affects the economy of our country. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है सोचो उसका बिकेगा ही नहीं, ऐसे ही हम कॉपी कर करके दूसरों को देते रहेंगे, तो फिर वो क्या करेगा. क्रिएटिव कॉमन्स आ गया, CC हमने अभी पढ़ा. द क्रिएटिव कॉमन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स license free of charge. It allows owners of a work grant copyright permission for their creative
और academic work in a free, simple and standardized way. तो कोई भी उसको यूज कर सकता है. तो कॉपीराइट जो होता है वो कोई भी यूज नहीं कर सकता, और एक होता है कॉपी लेफ्ट. कॉपी लेफ्ट इज फ्री टू बी यूज्ड. ये हमने कल डिस्कस किए थे, है ना. सो आप जब कॉपीराइट क्रिएटिव कॉमन्स देते हो तो इसमें हमारे पास ये 6 तरह के लाइसेंस होते हैं. एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक, एट्रीब्यूशन नो डेरिव्स. और ये तीनों थे कमर्शियल पर्पस के लिए. सो दीज 3 आर फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड दीज 3 आर फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेस, राइट. देन यू गेट साइबर क्राइम. तो साइबर क्राइम की डेफिनेशन याद रखिए, यहाँ पे लिखी हुई है. साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द मीडियम ऑफ क्राइम. Hacking, phishing, spamming, or the computer is used as a tool to commit a crime. For example, extortion, data breach, theft, etc. So अगर इंटरनेट और कंप्यूटर यूज हो रहा है किसी भी क्राइम के लिए तो वो साइबर क्राइम हो जाता है. So that is called cyber crime. Then a computer virus is some lines of malicious code that can copy itself and can have detrimental effect on the computers by destroying data or corrupting the system. तो यहाँ से आपको कंप्यूटर वायरस की फुल फॉर्म भी याद रखनी है. ठीक है. सो साइबर क्राइम क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है. देन वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स इन इट, जैसे कि हैकिंग क्या है. ठीक है. हैकिंग क्या है? हैकिंग इज द एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम. Hackers usually have technical expertise of the hardware and software. They look for bugs to exploit and break into the system. तो वो देखते हैं कि भाई सिस्टम में क्या कमी है जिसके थ्रू उसको ब्रेक किया जा सकता है और उसमें से डेटा खींचा जा सकता है. Hacking, when done with a positive intent, is also called ethical hacking. Such ethical hackers are known as white hat hackers. They are specialists in exploring any vulnerability or loophole by during testing of the software. So जब सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग चल रही होती है वो उसी टाइम पे चेक करते हैं कि भाई कहीं से इसकी हैकिंग हो तो नहीं पाएगी. Thus, they help in improving the security of the software. An ethical hacker may exploit a website in order to discover its security loopholes or vulnerabilities. He then reports his findings to the website owner, फिर वो उसको ठीक करते हैं. ठीक है. Non-ethical hacker is the one who tries to gain unauthorized access to computers or network to steal the sensitive data with the intent to damage to the system. उन्हें हम black hat hackers या फिर crackers भी बोलते हैं. So cracker या black hat hacker. They use their skills for illegal and malicious purpose. Such hackers try to break through system securities for identity theft, monetary gain, to bring a competitor or rival site down, to leak sensitive information, etc. ठीक है. देन आपके पास है फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स. तो फिशिंग क्या होता है कि आपको एक ईमेल आती है ओरिजिनल लुकिंग कंटेंट की तरह कि यू हैव वॉन दिस लॉटरी एंड कुछ कुछ आपको मिला है, उसके लिए इस लिंक पे क्लिक करो और अपनी पर्सनल डिटेल्स दो, और वो डिटेल्स आपकी स्टील कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड फिशिंग. सो फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट्स और ईमेल्स that look original or authentic are presented to the user to fraudulently collect sensitive and personal detail, particularly username, password, banking, credit card details, etc. Okay, so the most common phishing is through email, where a fake email spoofing, where a fake or forged email address is used and the user presumes it is from the authentic source. So you might get an email from the address that looks similar to your bank or educational institution asking you for the information. और अगर आपने वो दे दी तो वो उनके हाथ में चली गई. ठीक है. सो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है हमारे पास. दिस इज टू स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर लॉग इन क्रेडेंशियल्स, जिससे वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं. So identity thieves increasingly use personal information stolen from computers or computer networks to commit fraud by using the data gained unlawfully. A user's identifiable personal data like demographic details, email ID, banking credentials, passport, PAN, Aadhaar number, and various such personal data are stolen and misused by the hacker on behalf of the victim. This is one type of phishing attack where the intention is largely for monetary gain. There can be many ways to which the criminal takes advantage of an individual's stolen identity. फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, जैसे कि बैंक की डिटेल्स चोरी कर ली. क्रिमिनल हो सकता है यूजेस द विक्टिम स्टोलन आइडेंटिटी टू अवॉइड डिटेक्शन ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी, कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी को यूज करके कर रहे हैं, तो अगर फंसोगे बाद में तो आप फंसोगे, वो नहीं फंसेंगे. ठीक है. क्रिमिनल्स कैन सीक मेडिकल ड्रग्स और ट्रीटमेंट यूजिंग अ स्टोलन आइडेंटिटी. आपकी आइडेंटिटी, आपकी मेडिकल आइडेंटिटी पे वो दवाइयाँ ले भी सकते हैं. दवाइयाँ, कई लोग दवाइयों को ड्रग्स की तरह लेते हैं, तो इसीलिए वो सिर्फ आपको उस पे ही मिलती हैं जब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है. सो दे कैन इवन स्टील दैट.
सो पीपल डू सच थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, फिर आपके पास रैंसमवेयर आ गया, जिसमें आपका डेटा जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, एंड देन यू हैव टू पे टू गेट इट open. So this is another kind of cybercrime where the attacker gains access to the computer and blocks the user from accessing, usually by encrypting the data. The attacker blackmails the victim to pay for getting access to the data, or sometimes threatens to publish personal and sensitive information or photographs unless a ransom is paid. Can get downloaded when the users visit any malicious or unsecure websites और डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम डाउटफुल रिपोजिटरीज। तो इसलिए जब भी आप नेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, बी श्योर यू स्कैन इट, और किसी भी अनसिक्योर साइट पे आपको नहीं जाना चाहिए टू गेट अ फ्री मूवी और टू गेट अ फ्री सॉफ्टवेयर। वी शुड नॉट मूव टू such sites. Okay. How can you prevent yourself from cybercrime? These are the points. Take regular backup of important data. Use an antivirus software and keep it updated always. Avoid installing pirated software. Always download software from the known site HTTPS, that is Hypertext Transfer Protocol secure sites. Always update the system software, which include the internet browser and other application software. Do not visit or download anything from untrusted websites. Usually the browser alerts users about doubtful websites whose security certificate could not be verified. So ऐसी sites पे मत जाइए. Use strong password for web login and change it periodically. Do not use same password for all the websites. Use different combinations of alphanumeric characters including special characters. अगर देखो सबका सेम पासवर्ड रखा होगा, एक गया तो आपके सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं वो खतरे में आ जाएंगे. While using someone else's computer, do not allow browser to save password or autofill the data, and try to browse in your private browser window. For an unknown site, do not agree to use cookies when asked for through a yes/no option. Perform online transactions like shopping, ticketing, and other such services only through well-known and secure sites. Always secure wireless network at home with strong password and regularly change it. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सब हमारा किसके थ्रू होता है? आईटी एक्ट 2000 के थ्रू। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो आईटी एक्ट है लेटेस्ट, वो कब मॉडिफाई हुआ था? सो इट वाज इन ईयर 2000। ठीक है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारा 2000 में बना था, 2008 में अमेंड हुआ था। सो इसमें सारे हमारे जितने भी लीगल लॉज हैं, जितने भी एथिक्स हैं, सब इसमें मेंशन है कि क्या चीज क्राइम के अंडर आती है, क्या चीज नहीं आती है, क्या लॉज हैं जो फॉलो होने चाहिए. सो इन 2000 इट वाज मेड, इन 2008 इट वाज अमेंडेड. ठीक है, सो ये आपको पढ़ना है. फिर आपके पास ई वेस्ट आ गया. ई वेस्ट की लाइंस अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी गैस किस में से निकलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपसे पूछ सकते हैं ये WEEE की फुल फॉर्म क्या है. सो इट्स वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. क्या है? वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. तो हम ये सोच भी नहीं सकते. अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WEEE? सुना ही नहीं भाई पहले. क्यों? क्योंकि हमने एनसीईआरटी से चैप्टर नहीं पढ़ा था. एनसीईआरटी से चैप्टर नहीं पढ़ा था तो फुल फॉर्म कैसे पढ़ी होगी ये वाली? कहीं और तो है ही नहीं. सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड द एनसीईआरटी चैप्टर. सो यहाँ से आपको पता चल गया कि अच्छा ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है. वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, दैट इज WEEE. इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन एनवायरमेंट. ठीक है, सो इसका क्या होता है? वेदर इट इज एमिशन ऑफ गैसेस एंड fumes into the atmosphere, discharge of liquid waste into drains, or disposal of solid e-waste materials, all of these contribute to environmental pollution in some way or the other. When e-waste is carelessly thrown or dumped in landfills or dumping grounds, certain elements or metals used in production of electronic products cause air, water, and soil pollution. तो ये तीन तरह का pollution होता है. This is because when these products come in contact with air and moisture, they tend to leach. As a result, the harmful chemicals seep into the soil, causing the soil pollution. Further, when these chemicals reach and contaminate the natural groundwater, it causes water pollution as the water becomes unfit for humans, animals, and even for agricultural use. When dust particles loaded with heavy metals enters the atmosphere, it causes air pollution as well. फिर इसमें आपको और बताया हुआ है कि कौन सी गैसेस होती हैं. देखो, एज मेंशन बिफोर, द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सर्टेन मेटल्स एंड एलिमेंट्स लाइक लेड, बेरिलियम, cadmium, plastics, etc. Most of these materials are difficult to recycle and are considered to be toxic. ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप रीड करो मन में अपने आप. रिड्यूस, रिसाइकल वी हैव स्टडीड. इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ भी पता है आपका, ये आप पढ़ सकते हो. हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. जस्ट गिव मी 1 minute. तब तक आप
क्या रीड करोगे? ये इसमें से आपको पूछा जा सकता है ब्लैंक। रीयूज रिसाइकल तो आपको पता है, बट इसमें आपको बताया हुआ है कि क्या क्या बीमारी हो सकती है। कई बार यही पूछ लेते हैं ऑप्शंस में कि क्या क्या डिजीज हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो रीड दिस, यहाँ पे सब बताया हुआ है कि ई वे से किस किस डिजीज के होने के चांसेस हैं और क्यों। सो यू मस्ट रीड इट थॉरोली। आई बी बैक इन अ मिनट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज। ठीक है, फटाफट से आंसर देना। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर प्रैक्टिकल्स अथर्व लेफ्ट द कंप्यूटर लैब बट forgot to sign off from his email account. Later, his classmate Rivan started using the same computer. He is now logged in as Atharv. He sends inflammatory email messages to few of his classmates using Atharv's email account. Rivan's activity is an example of which cybercrime out of the given options? कौन सा cyber crime है ये? Which cyber crime is this? B. Identity theft. Very good. This is identity theft. Rishika found a crumpled paper under her desk. She picked it up and opened it. It contained some text which was struck off thrice. But she could still figure out easily that the struck off text was the email ID and password of Garvit, her classmate. What is ethically correct for Rishika to do? Inform Garvit so that he may change his password. Give the password of Garvit's email ID to all other classmates. Use Garvit's password to access his account. Very easy question. Second question का आंसर A. Obviously should inform, है ना? Should inform. Third is Suhana is down with fever, so she decided not to go to school tomorrow. Next day in the evening, she called up her classmate Shaurya and inquired about the computer class. She also requested him to explain the concept. Shaurya ने कहा, Ma'am taught us how to use tuples in Python. Further, he generously said, give me some time, I'll email you the material which will help you to understand tuples in Python. उसने 2 मिनट की क्लिप डाउनलोड की इंटरनेट से जो कि पाइथन को एक्सप्लेन कर रही थी. Using the video editor, he added the text prepared by Shaurya in the download video clip. Then he emailed the modified video clip to Suhana. अब ये क्या है? Is it fair use, hacking, copyright infringement or cybercrime? What's the answer for this question? Third. कैसे fair use बेटा? How come it's fair use? उसने अगर उसके ऊपर ना लिखा होता prepared by शौर्या, तब तो फिर भी हम मान लेते हैं. किसी और की वीडियो है, उस पे वो लिख रहा है prepared by शौर्या, so that's wrong. It's copyright infringement. उसने इंटरनेट से किसी और के कंटेंट को डाउनलोड किया और ऊपर लिख दिया कॉपी अपना नाम, so that's copyright infringement. After a fight with your friend, you did the following activity. Which of these activities is not an example of cyberbullying? बेटा मॉडिफाई में उसने अपना नाम लिखा है, उसने उसके अंदर कोई टपल के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करी है ना. उसने मॉडिफाई ये नहीं किया कि उसने थोड़ा सा टपल का एक्सप्लेनेशन उसका ले लिया और फिर खुद से एक्सप्लेन कर दिया. उसने दूसरे का पूरा एक्सप्लेनेशन उठा लिया और उस पे लिख दिया कि डन बाय मी. वो वाली मॉडिफिकेशन तो कोई भी कर लेगा. दूसरे का कंटेंट उठा दो और अपना नाम लिख दो, मेड बाय अंजलि, है तो वो मेरा हो गया. ऐसे थोड़ी होता है. राइट, सो दैट्स कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. ओके, इसमें से बताओ कौन सा साइबर बुलिंग नहीं है. यू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड विद अ मैसेज सेइंग आई एम सॉरी. You sent a threatening message to your friend saying, do not try to call or talk to me. You created an embarrassing picture of your friend. Very good, Dipanjali. It's option number A. Option number A, that you're saying sorry, is not a cyberbullying thing. Question fifth. Saurabh has to prepare a project on Digital India Initiative. He decides to get information from the internet. He downloads 3 web pages.
1, 2, 3 containing information on Digital India Initiative. Which of the following steps taken by Saurav is an example of plagiarism or copyright infringement? पहली option है he read a paragraph on Digital India Initiative from web page 1 and rephrased it in his own words. He finally pasted the rephrased paragraph in his project. Second है he downloaded 3 images of Digital India Initiative from web page 2. He made a collage for his project using these 3 images. Third है he downloaded Digital India Initiative icon from web page 3 and pasted it on the front page of his project report. इसमें से कौन सा वाला जो है वो plagiarism नहीं है? नहीं है? is an example. कौन सा वाला है example? Which one of these is an example of copyright infringement? सी, वेरी गुड। उसका लोगो यूज कर रहा है वो, उसने पहले पैराग्राफ को रीफ्रेज किया तो वो प्लेजरिज्म नहीं है। उसने इमेजेस को एडिट करके कोलाज बनाया, वो भी नहीं है। उसने लोगो को एज इट इज लेके अपनी प्रोजेक्ट की पहले उस पर लगा दिया, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट। अच्छा, मैच दीज। प्लेजरिज्म इसमें से किससे मैच कर रहा है? प्लेजरिज्म किसके साथ मैच कर रहा है? बी के साथ। ठीक है। हैकिंग और हैकिंग, सेकेंड पॉइंट। डी के साथ। So breaking into computers to read private emails and other files. That is hacking. Very good. Credit card fraud is your first one, and digital footprint is your C option. ठीक है. You got the below shown SMS from your banking query, a recent transaction. Answer the following. आपको एक SMS आया है बैंक से, यहाँ पे पिक्चर होनी चाहिए थी, but anyhow, will you SMS your PIN number to the given contact number? अगर आपको एक एसएमएस आता है, इट लुक्स लाइक इट हैज कम फ्रॉम योर बैंक और वो आपसे ओटीपी पूछ रहा है, नहीं, पिन नंबर पूछ रहा है आपके कार्ड का, तो क्या आप अपना पिन नंबर उसको वापस रिप्लाई कर दोगे? नो। विल यू कॉल द बैंक हेल्पलाइन नंबर टू रीचेक द वैलिडिटी? यस वी शुड, एंड वी शुड रिपोर्ट द बैंक कि हमें ऐसा एसएमएस आया है। ठीक है। Preeti celebrated her birthday with her family. She was excited to share the moment with her friend Himanshu. She uploaded selected images of her birthday party on a social networking site so that Himanshu can see them. After a few days, Preeti had a fight with Himanshu. Next morning, she deleted her birthday photographs from that social networking site so that Himanshu cannot access them. Later in the evening, to her surprise, she saw that one of the images which she had already deleted from the social networking site was available with their common friends Gayatri. She hurriedly inquired Gayatri, "Where did you get the picture from?" Gayatri replied, "Himanshu's forwarded this image few minutes back." Help Preeti to get awareness for the following questions. Give justification for your answer so that Preeti can understand it clearly. How could Himanshu access an image which I had already deleted? बताइए। क्योंकि हिमांशु ने पहले से उसको सेव कर लिया होगा, है ना? उसके डिलीट करने से पहले ही डिजिटल फुटप्रिंट तो हिमांशु के हाथ में नहीं है ना श्रेष्ठ, लेकिन हाँ, उसने वहां से पहले से डाउनलोड कर ली होगी। जब उसने शेयर की थी तब तो वो डाउनलोड कर सकता था ना, वो तो बाद में लड़ाई हुई तो उसने डिलीट कर दी, बट जब उसने पहले शेयर की थी देन हिमांशु को डाउनलोडेड, सो हिमांशु माइट हैव टेकन स्क्रीनशॉट अर्लियर और माइट हैव saved it. So Himanshu might have taken screenshot earlier of that image, right? So can anybody else also access these deleted images? No, because सर्वर कैन एक्सेस, जो साइट पे अपलोड किए हैं उनका सर्वर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, बट नो वन एल्स कैन एक्सेस द deleted images. Had these images not been deleted from any digital footprint? No, these images are not deleted from the digital footprint. वो अभी भी digital footprint में रहती हैं, आपने अपनी तरफ से डिलीट कर दी, but they are still there on the server.
The school offers wireless facility to computer science students of class 11th. For communication, the network security staff of the school have a registered URL. On 17 September 2017, the following email was mass distributed to all computer science students. The email claimed that the password of the students was about to expire. Instructions were given to go to the URL to renew their password within 24 hours. Do you find any discrepancy in this email? ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा स्कूल वाईफाई वाली साइट दी है उन्होंने, इसमें एफ के बाद डबल आई है। देखो, आपकी साइट का नाम क्या दिया है? स्कूल वाईफाई, है ना? स्कूल WIFI, इसमें क्या है? स्कूल WIF। अब ये लिंक जब हम एक नजर में देखेंगे तो हमें लगेगा कि सही है ना? और वो बंदा क्या करेगा? उस पर क्लिक कर देगा और अपनी डिटेल्स डाल देगा, तो आपकी डिटेल्स तो गई। दिस इज फिशिंग। सो ओरिजिनल लुकिंग है लेकिन ओरिजिनल है नहीं आपकी, वहां से आपकी डिटेल्स हैक हो जाएंगी। ठीक है, सो ये फिशिंग का एग्जांपल है। व्हाट विल हैपन इफ द स्टूडेंट विल क्लिक ऑन द गिवन यूआरएल? हमारी जो डिटेल्स हैं वो उसके पास चली जाएंगी, तो हमारा अकाउंट वो यूज कर सकता है। Is the email an example of cybercrime? If yes, then specifically which type of cybercrime is this? It is an example of phishing. You're planning to go for a vacation. You surf the internet to get answers for the following queries: weather conditions, availability of air tickets, place to visit, best hotel deals. Which of the above mentioned actions might have created a digital footprint? Which of your above mentioned actions might have created all of these? कुछ भी कर लो नेट पे, चाहे आप वेदर कंडीशन चेक कर लो ऑनलाइन, चाहे आप प्लेसेस चेक कर लो, चाहे बेस्ट होटल डील्स चेक कर लो, सारी की सारी बेटा एवरीथिंग। ठीक है, सो आप अगर इंटरनेट पे चेक कर रहे हो, इसमें से सब आपका ऑल ऑफ दीज फोर ऑप्शंस, ये एमसीक्यू में नहीं है, ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। हम चारों में से कुछ भी करेंगे। आप इंटरनेट पे कर रहे हो, इंटरनेट पे कर रहे हो तो इट विल क्रिएट अ digital footprint, all of these. How would you recognize if one of your friend is being cyberbullied? Cite the online activity which would help you detect that your friend is being cyberbullied. What provisions are in IT Act 2000 amended in 2008 to combat such situations? इसमें ऑप्शन नहीं देनी, इसमें ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है सीधा सीधा। हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज उसको? हाँ, उसको इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, या आप उसकी साइट पे कुछ अजीब से कमेंट्स देख रहे हो, उसके सोशल मीडिया पे अजीब से कमेंट्स देख रहे हो, तो दैट मीन्स, या उसकी कोई वियर्ड पिक्चर्स आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई हुई, तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो साइबर बुली हो रहा है। ठीक है, कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटीज से आपको पता चल सकता है? उसकी कुछ अनवांटेड इमेजेस, जो आपको पता है कि आपका फ्रेंड तो कभी ये पोस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये ऐसी इमेज क्यों पोस्ट हो रही है, या वो ऐसे कमेंट्स क्यों कर रहा है, तो दैट इज साइबर बुलिंग। ठीक है, तो साइबर बुलिंग का एक्ट करके तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाना चाहिए। सो व्हाट प्रोविजन आर इन आईटी एक्ट? सो ये साइबर बुलिंग है, तो हम साइबर पुलिस स्टेशन जाके इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको क्वेश्चन आ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड पेटेंट। ठीक है, कॉपीराइट अपने आप मिलता है, पेटेंट रजिस्टर कराना पड़ता है, इसका एक टाइम पीरियड होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और भी आप इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ये साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए है, ये लिटरेचर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हम क्रिएट करते हैं, इमेजेस, स्लोगन्स, उसके लिए होता है। प्लेजरिज्म एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये तो होता है नॉन मॉनिटरी कामों के लिए, ये मॉनिटरी के लिए होता है। नॉन एथिकल हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग में डिफरेंस, एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंट में डिफरेंस, फ्री सॉफ्टवेयर एंड फ्री एंड ओपन। फ्री सॉफ्टवेयर में सिर्फ सॉफ्टवेयर फ्री होता है, उसका कोड नहीं होता। फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर भी फ्री होता है, उसका कोड भी फ्री में अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल्स दे दोगे फ्री के, एग्जाम्पल्स दे दोगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। If you plan to use a short text from an article on the web, what steps must you take in order to credit the sources used? तो पहले तो हम उसको अपने वर्ड्स में रिफ्रेस कर देंगे तो वो बेटर है। दूसरा, आप नीचे बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हो या स्टार लगा के लिख सकते हो, नेम ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम वेयर वी गॉट द आर्टिकल पैराग्राफ। ठीक है, सो रेफरेंस में दे सकते हैं उसको। When you search online for pictures, how will you find pictures that are available in the free public domain? How can those pictures be used in your project without copyright violation?
तो आप देखोगे जब आप इमेजेस सर्च करते हो ना, जैसे मैं यहाँ पर जाकर अगर इमेजेस सर्च करूँ, आई वांट टू सर्च इमेज ऑफ फ्लावर्स, ठीक है? ये मैंने सर्च किया। तो आप इमेजेस जब देखोगे तो कुछ में लिखा होता है कि कॉपीराइट है या नहीं है। सो इफ आई ओपन एन इमेज, तो जब यहाँ ऐसे साइट का नाम लिखा होता है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा होता है इमेज में बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, मतलब वो इमेज कॉपीराइटेड हो सकती है, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते। मतलब हम यूज कर लें, अब अगर अगर कभी वो क्लेम करेगा बंदा जिसकी है, जैसे किस साइट की है, ब्लॉग स्पॉट की, तो वो अगर क्लेम करेंगे देन वी माइट बी इन ट्रबल, पर अगर वो कभी क्लेम ही नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास स्पेशल वेबसाइट्स भी होती हैं जिसपे फ्री इमेजेस अवेलेबल होती हैं, उसके लिए आप सर्च कर सकते हो कि कॉपीराइट फ्री images. So we have sites like Pixabay है, you have Shutterstock, you have Pixels. So यहाँ पे क्या है, आपके पास फ्री इमेजेस हैं, इसमें आप अपनी कैटेगरी डाल के इमेजेस को सर्च कर सकते हो और वो आपकी कॉपीराइटेड नहीं है, वी कैन यूज दैट, ठीक है? तो बेसिकली आप जब भी इमेजेस यूज करो, यू शुड मेक श्योर कि वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड ना हो, ठीक है? Describe why it is important to secure your wireless router at home. Search the internet to find the rules to create a reasonably secure password. Create an imaginary password for your home router. Will you share your password for home router with following people? Justify your answer. तो इसमें आपको थियोरेटिकल आंसर बताना है कि आप वायरलेस राउटर को सिक्योर कैसे रख सकते हो। एग्जाम्पल में इमेजिनरी पासवर्ड बताना है। अब वो जो इमेजिनरी पासवर्ड आप बताओगे उसमें आपके पास कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, स्पेशल सिंबल, डिजिट सब यूज होने चाहिए ताकि वो डिफिकल्ट हो, ठीक है? और उसको चेंज करते रहना चाहिए। आप पेरेंट्स के साथ तो ऑब्वियसली शेयर करोगे एंड यू शुड नॉट शेयर विद एनीवन एल्स, ठीक है? कभी किसी फ्रेंड के साथ शेयर करो तो दैट इज पॉसिबल, बट यू शुड नॉट शेयर विद नेबर्स, होम ट्यूटर्स एंड ऑल। सो जो आपके पर्सनल लोग हैं, जो रिलायबल लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ आप शेयर कर सकते हो। पर हम तो सबके साथ ही कर देते हैं ना, कोई भी घर पे आता है, यार वाईफाई पासवर्ड बताना, यूज करना है, तो हम बता देते हैं, है ना? योर कंप्यूटर इज इन गुड वर्किंग कंडीशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? स्मार्ट एंड सेफ इंटरनेट सर्विस सर्फिंग के लिए एंटीवायरस होना चाहिए, फायरवॉल होना चाहिए। वी शुड कीप defragmenting the computer, we should take the backup and all. What is data privacy? Websites that you visit collect that what type of information about you. So वो क्या करते हैं, जनरली आपका ईमेल आईडी ले लेते हैं, आपका फोन नंबर ले लेते हैं, है ना? डेटा privacy is that you manage your data, कि कौन उसे असेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। What is the difference between technologies used by Sunil and Jagdish? अच्छा, ये गूगल क्रोम यूज कर रहा है और ये फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर रहा है। सो जगदीश क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है और ये जो है ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, ये गूगल के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है और ये फ्री सॉफ्टवेयर है बेसिकली। सो दीज आर फ्री सॉफ्टवेयर एंड दीज आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जांपल बताना है, क्रेडिट एंड अकाउंट थेफ्ट का एग्जांपल बताना है, दैट यू कैन डू। Neeraj prepared the project assigned to her. She mailed it to her teacher. The snapshot of the email is shown below. ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या पूछ रहा है? Find out which of the following email etiquettes are missing in it. Subject ही नहीं है, subject of the email is missing. Formal greeting नहीं भी है, कोई बात नहीं, but subject तो होना चाहिए, उसको पता तो चले कि किसने भेजा है। Sumit got good marks in all subjects. His father gifted him a laptop. He would like to make Sumit aware of health hazards associated with inappropriate एंड एक्सेसिव यूज। तो आपको उसको बताना है कि भाई क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे आपको अपना लैपटॉप यूज करना चाहिए, ठीक है? ये आप लिख सकते हो। आईज पे स्ट्रेन, बैक स्ट्रेन, ऑल दैट स्टफ यू कैन राइट ओवर हियर। सो इज इट क्लियर? हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरी बैक एक्सरसाइज देख ली। इसके बाहर से आपको सोसाइटल इम्पैक्ट पे क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है? सो दैट्स अबाउट योर सोसाइटल इम्पैक्ट चैप्टर फ्रॉम
एनसीईआरटी बुक एंड ये 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाने चाहिए अब। ठीक है, इस चैप्टर में से बताया मैंने आपको सुमन 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आएंगे जितने हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं उसके अकॉर्डिंगली यू गेट 4 to 5 क्वेश्चंस इन 1 मार्क कैटेगरी। जो फर्स्ट 18 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके उसमें ही आपको 4-5 क्वेश्चन सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स पे बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। सो वन क्वेश्चन यू विल गेट फॉर 2 मार्क्स, वन क्वेश्चन यू विल गेट फॉर 3 मार्क्स, या 2 3 3 आ सकते हैं, 4 एमसीक्यू आ सकते हैं, पर ज्यादा चांसेस यही हैं कि 2 नंबर का एक, 3 नंबर का एक और 5 आपके एमसीक्यूज में आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू कम एंड आई थिंक यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। अभी ये 10 तो हो गए पक्के। सो 25 प्लस 10 35 मार्क्स का हम रिवाइज कर चुके हैं, बट पाइथन नीड्स practice, lot of practice. So you need to practice a lot in Python. Tomorrow we will start with your individual row functions. ठीक है,